हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। Hyderabad University. Hyderabad University. Hyderabad University. Hyderabad Central University. जहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर क्यों? दिस इज रियली अ हार्ट वार्मिंग वीडियो। हैदराबाद में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 400 एकड़ फॉरेस्ट लैंड को साफ कर दिया गया, जिसमें हजारों पेड़ों को जेसीबी से काट दिया। और इसलिए वहां के स्टूडेंट्स और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस कटाई को तुरंत रोका जाए। ये डिफॉरेस्टेशन 30 मार्च दोपहर से चल रहा है, और जब स्टूडेंट्स ने इन्हें रोकने की कोशिश करी तो हैदराबाद पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। 50 अर्थ मूवर्स ने 1 अप्रैल की रात को रात भर काम करके पूरे ग्रीन एरिया और इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना है कि वो यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी पार्क और मॉडर्न रेसिडेंशियल एरिया डेवलप करना चाहती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 400 एकड़ लैंड के ऑक्शन के बदले तेलंगाना गवर्नमेंट को 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। पर असल में इस जमीन पर किसका हक है, गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी? गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी पर अपना लीगल ओनरशिप होने का क्लेम करती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है पता नहीं। तेलंगाना कैबिनेट कहती है लंबे समय से चल रहे केस के बाद 2024 में इसका फैसला सरकार के पक्ष में आया है, जिससे इस जमीन पे पूरा हक सरकार का है। गवर्नमेंट कहती है लैंड को साफ करते समय वहां के सारे फेमस मशरूम रॉक्स और बाकी सारे इंपॉर्टेंट रॉक्स को प्रिजर्व करके रखा जाएगा। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? और वहीं स्टूडेंट्स का कहना था कि इसका 2024 में कोई भी सर्वे नहीं हुआ था और इस लैंड को नेशनल पार्क डिक्लेयर करने की पिटीशन फाइल हो चुकी थी, जिसकी हियरिंग 7 अप्रैल को होनी थी। बल्कि 2008 में यूनिवर्सिटी और दी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक जॉइंट स्टडी ने बताया कि वो एरिया 455 फ्लोरा एंड फौना और कुछ एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज का घर है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 कहता है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज को किसी भी तरह का हार्म पहुंचाना एक स्ट्रिक्ट पनिशेबल ऑफेंस है, अब चाहे वो एक आम आदमी हो या गवर्नमेंट। आई थिंक लॉज सबके लिए सेम है। नो वन इज अबव द लॉज। गवर्नमेंट क्लेम तो करती है कि ये लैंड और ग्रीन लैंड उनका है, तो वो इसे क्लियर कर सकती है। पर 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिसमें कहा गया कि अगर एक लैंड ग्रीन कवर है तो उसे फॉरेस्ट लैंड माना जाएगा, भले ही वो ऑफिशियली नोटिफाइड ना हो। हर साल भारत में डेवलपमेंट के नाम पर 30 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं, पर राहत की बात यह है कि इससे 4 गुना ज्यादा पेड़ लगाए भी जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पेड़ काटते चले जाएं, क्योंकि लगाए गए पेड़ों में से मोर देन हाफ सरवाइव नहीं कर पाते। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग नए पेड़ों के कंपैरिजन में पुराने पेड़ ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। पर क्या डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को काटना ही कंपलसरी है? इसका जवाब मिलता है हमें वहीं हैदराबाद में रहने वाले रामाचंद्र जी के पास, जिनकी कंपनी ने पूरे देश भर में 2010 से लेकर अभी तक 5000 से ज्यादा पेड़ों का ट्रांसलोकेशन कर चुके हैं, जिसमें पेड़ों को काटने की बजाय उन्हें रूट सहित उठा लिया जाता है और दूसरी जगह रीप्लांट कर दिया जाता है। सॉल्यूशंस हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं, हमें सिर्फ आंखें खोलकर देखने की जरूरत होती है। रामाचंद्र जैसे एनवायरमेंटलिस्ट और हजारों स्टूडेंट्स की बात को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी पेड़ों को काटने पर हॉल्ट लगाते हुए बचे हुए पेड़ों का प्रोटेक्शन करने का ऑर्डर दिया है। और अगर तेलंगाना स्टेट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ब्रेक करते हैं तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की होगी। सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछती है, जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं है, लेकिन वो सवाल हम सबको जानना बहुत जरूरी है। आपको फॉरेस्ट क्लियर करने की इतनी जल्दी क्या थी कि आपने रातों रात ही पूरा लैंड क्लियर करने का सोचा? क्या स्टेट ने ऐसी डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट सर्टिफिकेट लिया था? क्या स्टेट ने पेड़ों को काटने के लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज से परमिशन ली थी? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके बताइए। पर एक बात और,
सरकार हर साल हजारों करोड़ों रुपए स्कीम्स के नाम पर लोगों को फ्री में बांटती है। और क्या वहीं हम थोड़े पैसे हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए नहीं लगा सकते? सोचिएगा जरूर।